हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं D7 सप्तांशा चार्ट के ऊपर ही कुछ और आपको टिप्स बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी पेरेंट का चार्ट एनालाइज करेंगे तो जब वो अपने चिल्ड्रंस के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो D7 चार्ट से बहुत सी चीज़ों का पता चल सकता है। अगर आप ध्यान से उसको एनालाइज करेंगे तो उसी के बारे में मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं दोस्तों। दो चार्ट्स मैंने यहाँ बनाए हैं बोर्ड पर, इसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले आज की पंचांग डिटेल्स ले लेते हैं। आज 21 अप्रैल है, चतुर्दशी है, भगवान शिव जी का दिन है। बहुत शुभ दिन होता है दोस्तों। बाकी सब चीज़ें थोड़ी सी कठोर हैं। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। जिनका भी मंगलवार में जन्म हो, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। अगर आपका चतुर्दशी में भी जन्म है तिथि में, तो भी भगवान शिव की पूजा आप करें, बहुत अच्छा होगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी है आज, वो भी शनिदेव का है, तो वार भी आज थोड़ा कठोर है और नक्षत्र भी थोड़ा कठोर है। वैधृति योग है, ये भी एक अशुभ योग माना जाता है। और विष्टिकरण है, ये भी एक अशुभ करण है दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज थोड़ा सा दिन कठोर रह सकता है कुछ राशि वालों के लिए। अगर बेसिक प्रेडिक्शंस में जाएंगे तो उससे कुछ बहुत सी बातें पता चल सकती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, वैशाख का महीना अभी चल रहा है, तो जब तक पूर्णिमा नहीं हो जाती, वैशाख पूर्णिमा जब तक नहीं हो जाती, तब तक एक मंत्र है, अगर उसका उच्चारण रोज़ आप 27 बार करें या 108 बार करें तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि वैशाख का महीना जो है भगवान विष्णु से रिलेट किया जाता है। इसके पीछे बहुत लंबी एक स्टोरी है जो यहाँ अभी बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक मंत्र है जो बिल्कुल सिंपल एक मंत्र है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वो आप पढ़ सकते हैं सुबह उठकर। 100% इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सिंपल सा ही मंत्र है, इसको आप पढ़िए। जो लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम एक स्तोत्र आता है, वो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसके हिंदी वर्जन्स भी अभी ईज़िली अवेलेबल हैं, नेट से भी डाउनलोड हो सकता है, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंत्र है दोस्तों, इसको पढ़िए। तो अब बोर्ड के माध्यम से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है D7 चार्ट। जी हाँ, D7 चार्ट। उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आज बताना चाहूँगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सब का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। फेसबुक पे भी बहुत सी इंटरेक्शंस हो रही हैं ग्रुप्स में, तो उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपनी एक अच्छी और यूज़फुल नॉलेज हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और मेरा भी बहुत प्रयास रहता है उसमें जितना मैक्सिमम हो सके लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फेसबुक फ्रेंड्स ग्रुप्स में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर की जाए दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। D7 चार्ट, हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो वीडियोस भी, लेकिन आज कुछ और टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ जो आपके काम आएंगी। देखिए, ये लगन चार्ट है, ये D7 चार्ट है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही लिया है और इसमें मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले D1 चार्ट का जो 8th हाउस होता है दोस्तों, देखिए ये D1 चार्ट है। 8th हाउस जहाँ नंबर 5 लिखा है ये है। D1 चार्ट के 8th हाउस में जो राशि होती है वही अगर D7 के लगन चार्ट में आ जाती है तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है आपके बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं ये आपके बच्चों की लाइफ में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या किसी तरह की बीमारी दे सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपने नोट करना है। इस विधि को मैं 2-3 डिविजनल चार्ट्स में पहले भी बता चुका हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों और बहुत डिविजनल चार्ट्स में आपके काम आएगी।
सेकंड, किसी भी डिविजनल चार्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों उसका लग्न और उसके लग्नेश। जैसा कि आप इस D1 चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ लग्नेश 5 नंबर बनेंगे तो लगन लॉर्ड सूर्य बनेंगे। और अगर D7 के लग्न लॉर्ड, यहाँ पे D7 के लग्न लॉर्ड सूर्य देव बनेंगे। अगर सूर्य देव D7 में ही केंद्र या त्रिकोण में चले जाएंगे तो ये आपके बच्चों के लिए एक शुभ समाचार है। ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं अगर बाकी कोई मेलेफिक योग नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल प्रेडिक्शंस मैं बता रहा हूँ। अगर सूर्य देव यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे आ जाएंगे तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है बच्चों के लिए। तो जितनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी D7 में उतने ही आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा, जितनी नेगेटिव होंगी उतनी ही डिफ़िकल्टीज़ आपके बच्चों को आने वाला टाइम में फेस करनी पड़ सकती हैं दोस्तों। जो हमारे पुराने विलेज एस्ट्रोलॉजर्स थे दोस्तों, वो चार्ट देखकर बता देते थे कि इस बच्चे की वजह से माँ बाप का नाम रोशन होने वाला है, आप अपने बच्चों की वजह से पहचाने जाएंगे। तो ऐसे बहुत से योग होते हैं जो D7 चार्ट से ही देखे जाते हैं दोस्तों। उनमें से एक योग मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हालांकि बहुत सारे योग हैं तो एक एक करके अगर मैं बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट योग है D7 के जो लग्नेश हैं, ये D7 चार्ट सूर्य देव यहाँ लग्नेश बनेंगे। D7 के लग्नेश की प्लेसमेंट आपको D1 चार्ट में देखनी है दोस्तों। अगर D7 के लग्न लॉर्ड D1 के 11th हाउस में आ जाए, ये कि जो कि ये उपचय भाव होता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लकी होते हैं। उनकी वजह से, बच्चों की वजह से पेरेंट्स जाने पहचाने जाते हैं पूरे संसार में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर आपके बच्चों के चार्ट में हैं तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और D7 चार्ट में अगर लगन लॉर्ड त्रिकोण के भावों से, त्रिकोण के जो भाव होते हैं उनके लॉर्ड से अगर रिलेशन बना ले D7 चार्ट में ही, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। जैसे कि सूर्य देव यहाँ गुरुदेव से कोई रिलेशन बना ले या सूर्य देव मंगल देव से कोई रिलेशन बना ले, सिर्फ D7 चार्ट में देखना है आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों। D1 के 5th लॉर्ड, यहाँ पे जो भी राशि होगी, ये 5th हाउस होता है, इसके जो भी लॉर्ड होंगे वो D7 चार्ट में अच्छी जगह प्लेस्ड होने चाहिए दोस्तों। इसको एक कुंडली के माध्यम से भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो D1 के 5th लॉर्ड D7 में अच्छी जगह प्लेस्ड होने चाहिए। ये भी एक पॉजिटिव बात होती है आपके चिल्ड्रंस के लिए। और D7 चार्ट के जो लग्न भाव है, इस पे कोई भी प्लैनेट अगर दृष्टि डालेगा D7 चार्ट में ही, मान लीजिए मंगल देव हैं, मंगल देव यहाँ विराजमान हैं D7 चार्ट में और ये लगन पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसी तरह से मंगल देव अगर D1 चार्ट में भी लगन पर दृष्टि डालेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए एक तरह से एक राजयोग फल देता है दोस्तों। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। D7 के लग्न लॉर्ड अगर कुंडली में D7 वाली कुंडली में ही नीच के हो जाएंगे तो ये आप मान के चलिए आपके जो बच्चे होंगे वो बीमार हो सकते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। D7 के लग्नेश अगर D7 चार्ट में ही नीच के होंगे तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि बच्चे जो हैं बीमार हो सकते हैं, खासकर जब लग्नेश केंद्र में ही नीच के हो जाते हैं। तो बहुत केसेस में मैंने देखा है दोस्तों, इस तरह के योग बन जाते हैं दोस्त। अब D7 के जो लग्न लॉर्ड हैं सूर्य देव, यहाँ पे अगर D7 के 6th लॉर्ड से कोई रिलेशन बना ले
तो भी बहुत केसेस में देखा जाता है बच्चा बीमार हो सकता है, उसको किसी तरह का रोग हो सकता है। ये एक जातक की कुंडली है दोस्तों, उनके D7 चार्ट में मैंने सारे प्लैनेट्स नहीं लिखे हैं। 6th लॉर्ड शनिदेव सूर्यदेव जो कि D7 के लग्न लॉर्ड है, उनसे रिलेशन बना रहे हैं दोस्तों। तो इनका जो एक चाइल्ड है वो बीमार है। इसके बारे में केस स्टडी करेंगे तब आपको बताऊंगा, तो आप योग समझ सकते हैं। और D7 चार्ट में अगर लगन में ही राहु आ जाए और 7th हाउस में केतु आ जाए तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है दोस्तों बच्चों के लिए। बच्चे बीमार हो सकते हैं क्योंकि लगन राहु केतु एक्सिस में जब आ जाता है, किसी भी डिविजनल चार्ट का आप लगन लेंगे, अगर वो राहु केतु एक्सिस में आ जाता है, शुभ राशि में नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ पर इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ये भी आपको बात देखनी है। D1 के 5th लॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर D7 में वो 6th हाउस में चले जाएं तो बच्चे बीमार हो सकते हैं, या 8th हाउस में चले जाएं तो किसी न किसी तरह से उनमें मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है दोस्तों। और अगर 12th हाउस में चले जाएं, D1 के 5th लॉर्ड, D1 में जो राशि होंगी उसका जो लॉर्ड होंगे D1 के 5th लॉर्ड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, 12th हाउस में भी जाएंगे तो भी किसी न किसी तरह से बच्चा जो है वो बीमार रह सकता है दोस्तों। तो इस हाउस और इस लॉर्ड की स्ट्रेंथ आपको ज़रूर देखनी है। अगर लग्नेश बली होंगे, D7 के लग्नेश अगर केंद्र त्रिकोण में होंगे तो ये D7 चार्ट को एक तरह से बल मिल जाता है। वही लग्नेश अगर D1 चार्ट में भी एक अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे तो दोनों कुंडलियों को बराबर बल मिल जाता है दोस्तों। अगर D1 चार्ट के 5th लॉर्ड D1 चार्ट में ही 6th हाउस में हैं और D7 में भी 6th हाउस में चले जाते हैं तो आप 100% मान के चलिए बच्चे को कुछ ना कुछ बीमारी या प्रॉब्लम होने के योग जो हैं वो हमेशा रहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स हैं D7 चार्ट के बारे में, आप नोट कर सकते हैं इसको। और एक एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है D7 चार्ट को लेकर, और इस पे मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आने वाले समय में इस पे मैं और केस स्टडी के साथ विद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जो है उसके साथ पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। और इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड के बारे में कैसे देखा जाता है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो यहाँ बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन मैं आने वाले समय में आपको वो कैलकुलेशंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा दोस्तों। इसके बाद अब जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो नवांश के ऊपर मैं कुछ और डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत इम्पॉर्टेंट होगी वो भी। आप बड़े ध्यान से उस वीडियो को देखें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा आने वाले समय में। 24 को मेरी पहली वीडियो जो है वो अपलोड होने वाली है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक लर्निंग कोर्स मैं कोशिश करूंगा बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो उनके लिए वो वीडियो बिल्कुल सिंपल सी होगी, तो मेरा आग्रह है कि वो लोग भी चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि बहुत ही निंदनीय हैं, और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी शनिदेव और मंगलदेव एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश ज़रूर रहता है दोस्तों। लेकिन क्योंकि शनिदेव अपनी मकर राशि में है जो कि दंड अधिकारी की अपनी राशि होती है, तो इस तरह के जो भी लोग होंगे उनको दंड अवश्य मिलता है दोस्तों। चाहे दंड मिलने में देरी हो जाए, लेकिन शनिदेव का एक ये बेसिक रूल है, जब वो अपने घर में आते हैं
तो दंड अवश्य देते हैं। दंड में देरी हो सकती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं न्यायपालिकाओं की उनमें देरी हो सकती है, लेकिन दंड अवश्य मिलता है दोस्तों। तो शनि मंगल की युति अभी 5 मई तक रहने वाली है, 5 मई तक अभी ये रहेगी। और इसमें अभी मंगल देव नक्षत्र भी चेंज करने वाले हैं और राहु देव भी अपना नक्षत्र चेंज करने वाले हैं। तो थोड़ी आकाशीय स्थिति ख़राब रहेगी दोस्तों। जैसे कि 16 अप्रैल का अगर आप चार्ट बना के देखेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स में वो 17 अप्रैल में दिखाई देगा, कुछ में 16 में दिखाई देगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन एक बेसिक टिप मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 16 अप्रैल को चंद्रदेव भी मकर राशि में थे, शनिदेव और राहु देव की डिग्रीज भी बिल्कुल बराबर थी दोस्तों। तो 3 नंबर से अष्टम भाव में अभी शनिदेव चल रहे हैं, 3 नंबर में राहु देव ट्रांजिट कर रहे हैं, 10 नंबर में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके साथ मंगल देव भी हैं वहाँ पे। तो जब भी 2 प्लैनेट की डिग्रीज जो 6-8 एक्सिस में होते हैं आपस में, जब उनकी डिग्रीज सेम हो जाती हैं दोस्तों, तो किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ मेजर इवेंट ज़रूर घटित होती है। और उसका जो ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, जहाँ राहु देव प्लेस्ड होते हैं उस राशि पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, उस राशि की जो डायरेक्शंस होती हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है दोस्तों। तो इस तरह के योग अभी आने वाले समय में भी बनेंगे। तो मेरा आग्रह है सबसे कि पंचांग डेली देखें, जो भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं, रोज़ उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को पंच करें और देखें कि आज के पंचांग डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं डिग्री वाइज आज पास आने वाले हैं। तो तब कुछ ना कुछ इवेंट्स ज़रूर घटित होती हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।